हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अनअकैडमी की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है जैव विविधता पर सम्मेलन। कल हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा की थी। आज हम जैव विविधता पर कुछ कंसेप्ट करेंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि लगातार जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। उनको हम किस प्रकार से बचा कर रख सकते हैं, उसी के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया गया और कहा गया कि हम किस प्रकार से प्रजातियों को बचा सकते हैं। लगभग 28,000 करोड़ प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। कुछ प्रजातियां हैं, उनको बचाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। जैव विविधता सम्मेलन सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 1992 में आयोजित रियो अर्थ समिट, यानी कि रियो अर्थ समिट किसके संदर्भ में है? जैव विविधता सम्मेलन के संदर्भ में है। ये सरकारी नीतियों ने हस्ताक्षर किए थे कि वही हम किस प्रकार से इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है कार्टाजेना। सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है कार्टाजेना जीव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसमें हस्ताक्षरण किया गया भाई हम किस प्रकार से बचा सकते हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। कार्टाजेना जीव सुरक्षा प्रोटोकॉल था, पहला था। जैव विविधता कब आया था? 1992 में आया था। और यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल पहला प्रोटोकॉल था जो जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग से संबंधित था। उसके बाद दूसरा आता है नागोया सम्मेलन। ये जापान में होता है। नागोया जापान का एक शहर है। 2010 में वहाँ पर इसका आयोजन होता है। आईजी प्रांत जापान में एक जगह का नाम है। ये वैश्विक सम्मेलन था और 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे। यूजीसी नेट में प्रश्न पुटअप हो सकता है, कौन से सम्मेलन ने 20 लक्ष्यों को निर्धारित किया था? सीधी सी बात है, कौन सा? नागोया सम्मेलन था। उसी को लेकर इन्होंने कहा था। अगला है आईची लक्ष्य। इसमें नागोया में CBD ये 10वां सम्मेलन था। इसमें 10 लक्ष्यों को निर्धारित किया था। नागोया में 20 लक्ष्य निर्धारित किए थे कि वह हम बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचा सकते हैं। आईची लक्ष्य ये इसमें 10 सम्मेलन थे। 10 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था कि हम जीवों को किस प्रकार से उनकी सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकते हैं। आईजी उस प्रांत का नाम है जिसमें नागोया स्थित था। नागोया का एक हिस्सा है आईजी प्रांत, आईची, ठीक है। विश्व के 17% भूभाग को आधिकारिक रूप से संरक्षित क्षेत्र कर दिया। जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार का आदिवासी हिस्सा, वहाँ पर आम लोगों का जाना अवैध है। अगर वहाँ पर जाओगे तो कारावास का प्रावधान है। यानी कि हमें उन जीवों को सुरक्षित रखना है, चाहे आदि मानव हो या जीव हो, जो अपनी चरम सीमा पर हैं ख़त्म होने के लिए। विश्व के 17% हिस्से को क्या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वर्ष 2010 विश्व का 13% भूभाग संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में 17% कर दिया। 2010 में ये 13% था। विश्व के महासागर और सागरों की तटवर्ती जैसे कि समुद्र के पास वाले हिस्से 10% क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत लेकर आए। पहले ये 2010 में कितना था? 1% था। यानी कि प्रेजेंट टाइम में इसको 10% कर दिया। पहले ये 1% था। अब कम से कम 15% क्षतिग्रस्त परितंत्रों को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य है। 15% हमें उन प्रजातियों को बचाना है जो अपने नष्ट होने की सीमा पर हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वित्तीय आवंटन यानी कि बंटवारा, कुछ पैसा बांटा गया। कम से कम उसमें 10% की वृद्धि करनी है। जैसे कि पहले 80,000 करोड़ खर्च होते थे, तो उसमें 10% की और बढ़ोतरी, यानी कि 8%, लगभग 88% अब उसमें परसेंट हो गया। पहले यानी कि सीधी सी बात, उसमें 10% की ग्रोथ करनी है। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए।
यानी कि आपने देखा होगा समुद्रों में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं हरे हरे रंग के, उन प्रबल भित्तियों को हमें सुरक्षित रखना है। अब प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष एक फंड का निर्माण किया गया था। किसने? यूएन ने किया था। उसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ था। उसी वर्ष का पंजीकरण एक परोपकारी संस्था के रूप में हुआ। यानी कि WWF एक परोपकारी संस्था है, जीवों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, रख रखाव संबंधी मामलों पर कार्य करता है। पूर्व में इसका नाम क्या था भाई? अब इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब इसका है वन्य जीव कोष। क्या है? वन्य जीव कोष है। WWF के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिकी विविधताओं का संरक्षण करना है, नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी की सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो। यानी कि जो फ्यूचर में हम क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करने वाले हैं उसी को लेकर चर्चा। यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है, WWF का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1961 में हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? वन्य जीव कोष था। आपसे पूछा जा सकता है WWF का पहले नाम क्या था? वन्य जीव कोष नाम था इसका। नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी की सभी जीवों की वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है। प्रदूषण को कम करने हेतु कुछ ठोस कदम उठाए। प्राकृतिक पर्यावरण के बढ़ते अतिक्रमण को रोकना। लगातार हम भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं। उसके लिए WWF ने कुछ ठोस कदम उठाए थे। यानी कि भविष्य के प्रति प्रकृति को सुरक्षित रखना इनका मेन उद्देश्य था, मूलभूत आधार था। इसकी स्थापना IUCN के सहायक संगठन के रूप में की गई। यानी कि IUCN का एक इकाई बना दी गई। कौन सी? WWF इसकी इकाई बना दी गई। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जायंट पांडा। जायंट पांडा के इसका प्रतीक चिन्ह है तथा मुख्यालय कहाँ पर इसका? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। एक संस्था और आई थी, साइट्स। कौन सी? CITES आई थी। इसका पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड्स इन इंजनरेड स्पीशीज फॉर वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज। ठीक है, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद आता है रियो सम्मेलन। कौन सा आता है? रियो सम्मेलन अति महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप हुए थे, अब की बार भी आने की पूरी संभावना है। यानी कि पहली बार 1992 में रियो सम्मेलन मनाया गया था, 3 जून से 14 जून के मध्य। कहाँ? ब्राज़ील। ब्राज़ील के एक शहर है जनेरिया, वहाँ पर आयोजित किया गया था। इसको पृथ्वी शिखर भी कहते हैं। रियो सम्मेलन को हम पृथ्वी शिखर भी कहते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 178 देशों ने भाग लिया और दिसंबर 1992 में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते के कार्यान्वयन पर निगरानी और रिपोर्ट करने हेतु UN के प्रभावी अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी विकास आयोग बना दिया गया। यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पुटअप ये हो सकता है कि रियो कब से कब मनाया गया था? 3 जून से 14 जून 1992। 178 देशों ने भाग लिया और 1992 दिसंबर में इसको स्थानीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, अगला एक सम्मेलन और होता है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, आपने देखा होगा लगातार तापमान बढ़ रहा है। पीछे कुछ घटना हुई थी अमेरिका की मृत वैली, डेथ वैली में, वहाँ का तापमान लगभग 55 डिग्री पहुँच गया है। यानी कि दोपहर में निकलना वहाँ पर सख्त मनाही है। यानी कि कहा जाता है काफ़ी रेगिस्तान है, लगातार अगर आप 2 घंटे चल रही उस मिट्टी पर चल लिए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मृत घाटी पड़ा।
खतरे को कम करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को पेश करना था। किसका? जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसके अंतर्गत प्रजाति और परिस्थितियों तंत्र के संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी की जैव विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आगे के प्रस्तावों को रखता है। अब बात आती है एजेंडा 21। आगे बात आती है एजेंडा 21। इसका उद्देश्य क्या था? एक एक्शन प्लान था। क्या था? एक्शन प्लान था जिसका उद्देश्य सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पीछे करवाए थे। 17 गोल हैं जिसमें 12, 13, 14 और 17 को छोड़ दिया गया। कहा गया कि भारत सरकार इसके प्रति जवाबदेही होगी, क्योंकि समुद्र हो गया, विदेशी यात्राएं हो गई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। उसी को लेकर एजेंडा 21 जैव विविधता के संदर्भ में बनाया गया, संसार भर के सरकारी नीतियां का मार्गदर्शन करेगा। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? विश्व में जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन करेगा, एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेगा। अब आता है एक अगला, दे रियो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करते हैं ना भाई, हमने ये घोषणा कर दी। अब एक डिक्लेरेशन आता है, इसमें 27 सिद्धांत शामिल थे जिनके बारे में माना जाता है विकास और पर्यावरण पर कार्रवाई को निर्देशित मिलेगा। अब आता है वन सिद्धांत। स्थायी वन प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की वकालत करते हुए राज्यों के अपने स्वयं के एक संसाधनों का दोहन करने पर अधिक जोर था। यानी कि कहा गया था कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा निर्भर रहेंगे। ये वन सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्य थे। अब आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्या आता है? क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेज का गठन हुआ। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें 2 सम्मेलन हुए थे 1995 और 96। कहाँ? बर्लिन और जिनेवा आयोजित हुए। इसकी तीसरी बैठक संस्थान में हुई थी, जिसका लक्ष्य क्या था? जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रित करना उनको। पर्यावरण के गुणात्मक सुधार लाना था। क्योटो समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों की विस्तार में यूरोपीय संघ 8%, अमेरिका, जापान 7%, चाइना 6% और की कटौती की गई थी। किसमें? ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में, क्योंकि लगातार कार्बन बढ़ रहा। जैसे कि आपने देखा होगा पर्यावरण में काले काले छोटे छोटे कण होते हैं। वो कैसे होते हैं? कार्बनिक कण होते हैं, जो हमारे श्वास तंत्र में जाकर काफ़ी नुकसानदायी होते हैं। यूरोपीय संघ कितना था भाई? अमेरिका 7%, जापान 6% और कनाडा 3% की कटौती करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन अमेरिका करता है, फिर चाइना करता है, उसके बाद हमारा हिंदुस्तान करता है। 11 दिसंबर 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए कि भाई ये देश इतनी कटौती करेंगे ही करेंगे, निश्चित है। क्योटो प्रोटोकॉल फरवरी 2005 से इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। अगला आता है पेरिस समझौता। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को वर्ष 1970 से ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन की महत्ता तब और बढ़ गई जब 22 अप्रैल 2016 को भारत ने अपनी हामी भर दी। भारत बोला कि हम भी इसमें शामिल होंगे, तब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया 2016 से। 130 देशों ने कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने की ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन पर समझौते हस्ताक्षर कर दिए गए। क्या कह रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2005 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के अंतिम दिन लगभग 96 देशों ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास पर अपनी सहमति दर्ज करा दी, रजामंदी दर्ज करा दी। एक संस्था और उभर कर आती है, किससे? जैव विविधता से। कौन सी? UNFCCC। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। मैं आपको कल से बता रहा हूँ UNFCCC अति महत्वपूर्ण संस्था है जो जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर बेहतरीन कार्य कर रही है। इससे 55 देश जुड़े हुए हैं। कम से कम हमें 55% कटौती करनी है जो भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, और ये इसको मंजूरी 30 दिनों के अंदर ही मिल गई थी। भारत ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली आपूर्ति की घोषणा का जिक्र किया है कि हम 2022 तक सभी को बिजली दे देंगे। नवीनीकरणीय विद्युत क्षमता 4 गुना बढ़ाकर 175 मेगावाट करने की योजना है, यानी कि 2022 तक 175 मेगावाट हम सोलर, पवन, जल से हम प्राप्त करेंगे। पिछले एक दशक से पृथ्वी की औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, यानी कि तापमान जब लगातार बढ़ेगा तो पैदावार कम होगी। ये सीधा सा साइड इफेक्ट है इसका। ठीक है भाई, आगे हम अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कल करेंगे। मैं एक अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पे लिंक पे आप आकर मेरी प्रोफाइल पर पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं हिंदी साहित्य से नेट JRF हूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ। हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा पैदा कीजिए। धन्यवाद।